मजीद खोखर अपने चेहरे पर बुलाकर आज़म लिए कमरे में दाखिल हुए, जहां उनके तमाम चाहती अपने मोर्चे संभाले बैठे थे। दादाजी के लहजे में इस वक्त कैदी नंबर 804 की रूह आई हुई थी। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, पहले तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, और दूसरा क्या है, तुम सब तैयार हो कि हम अपना आगे का मिशन जारी रख सकें? क्या तुम कसम खाते हो कि अपने घर को नया खोखर हाउस बना दिया जाए? अगर तुम सब तैयार हो तो मेरे साथ हल्फिया कहो। हम मजीद खोखर के मुजाहिदीन अपने दादे की जोजा पीनो और उसके पोते मिकाइल को राह रास्त पर लाने की कसम खाते हैं। अगर हम अपने कॉल और मकसद से भिड़े तो हमारा लीडर हमारे सभी काले करतूत व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप पर सबूतों के साथ लीक कर देगा। ऐलान खत्म हुआ। खोखर साहब के तमाम जहादे, जिसमें इफ्राहिम, अलमीर, असमीर, अनूश, मारूश और निमरा शामिल हैं, आंखें फाड़ के अपने दादा के ऐलान को सुनने लगी, क्योंकि ये बात सच थी कि छोटे अलमीर के रिजल्ट पर खामोशी से साइन करने के वाले उसके दादा थे, तो अजमीर के दर्जनों अफेयर्स को छुपाने वाले भी। निमरा के स्कूल में झगड़े के बाद दादाजी ही थे जो पीटीएम मीटिंग में गए थे और ना ख़त्म होने वाली शिकायतों की लिस्ट सुनकर आए थे। फिर चाहे वो डॉक्टर इफ्राहिम ही क्यों ना हो, जिसके वालिदैन उसे हार्ट सर्जन बनाना चाहते थे, लेकिन वो पेडियाट्रिक सर्जन, बच्चों का सर्जन बनना चाहता था, क्योंकि वह जिस लड़की को पसंद करता है वो गायनाकोलॉजिस्ट बन रही है, और वो दोनों अपना मैटरनिटी अस्पताल खोलकर ढेर सारा पैसा कमाना चाहते थे। गायनाकोलॉजिस्ट बीवी अनाया बच्चों की माओं को की देखभाल करती, तो इफ्राहिम इन्हीं माओं को नोमुलद बच्चों की देखभाल करता, और ये राज सिर्फ दादाजी जानते हैं। मारूश ने तो अपनी दादी की दुनिया भर से लाए शो पीस, पेंटिंग्स और एंटीक्स ज्वेलरी को चोरी करके रद्दी के दामों OLX पर बेचा था, और अनुज ने अपने बड़े भाई की स्पोर्ट्स बाइक चुपके से दूर मैदान में चलाकर इसको फुटपाथ से ठोक दिया और वापस लाके पोर्च में रख दी, और सारा इल्ज़ाम लाहौर के तेज़ तूफानों पर लगा दिया। अपनी पोल पट्टियाँ दादा के सामने मुंह से सुन के सभी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। लड़कियों से अफेयर्स का सुनकर जिन कातिल निगाहों से मारूश ने अजमीर को देखा था, उसकी तो रूह तक कांप उठी थी। बाकी सब भी बड़े बड़े घूंट निकलने लगे, क्योंकि ये वो राज थे जो वो खुद से भी छुपाए बैठे थे। इफ्राहिम हमेशा की तरह खुद को कंपोज किया, अरे प्यारे दादा जान, आपके लोग पटवारी थोड़ी हैं या फिर सिंध सरकार की बना पैंदे के लोटे जो कहीं भी लड़क जाएं। हम तो मुर्शिद के मरीद हैं, डट के मुकाबला करेंगे। हमारी तरफ से आप बेफिक्र हो जाएं और हुक्म दें कि प्लान शुरू किया जाए। सबने मुट्ठी बना के अपने दिल पर हाथ रखा और ऑपरेशन सिंदूर को ऑपरेशन तंदूर बनाने की कसम खाई। दरवाजे पर होती दस्तक से सब फिर दरवाजे की जानिब देखने लगे। दादाजी गोया बे दरवाज़ा खोलो, वहाँ मेरे चंद नए मुजाहिद खड़े हैं, उनको भी ले आओ, क्योंकि ये मिशन तंदूर उन लोगों के बगैर अधूरा रहेगा। निमरा के दरवाज़ा खोलते ही वहाँ 4 नए चेहरे थे। एक परिहान, दूसरा उसका कज़न मौज़िम, तीसरा परिहान का मंजिला भाई अब्बास, और चौथा परिहान का असली दुश्मन नुमा भाई सब्तैन। दादाजी ने उन्हें इस प्लान में क्यों शामिल किया था, ये तो वक्त ही बताना था। चलो बस स्ट्रेटेजिक टीम रिपोर्ट दो, क्या खबर है? दादा के कहने पर इफ्राहिम, निमरा और असमीर सामने आए। रोजर सर, हमने सरहद पार हर बार भेज दी है कि घर में कोई मौजूद नहीं और हम सब पंजाब में हैं। हालात वहाँ के बहुत कशीदा हो गए हैं, बस किसी वक्त कराची की परवाज़ लाहौर पहुँच सकती है। ऑपरेशन टीम का सब कुछ मकान के मुताबिक है। अरूश, अलमीर और मारूश। रोजर सर, बस दुश्मनों के पहुँचते ही हमारा खेल शुरू हो जाएगा। मददगार टीम, तुम्हारी तैयारी कैसी है? सब तैन, बस माचिस दिखाकर आग लगाने हैं दादा। अब आग किसे लगाना है ये तो आग ही पता चलना है। अब्बास और मौसम। रोजर सर, दादी की नकचड़ी बहन के आते ही अल्लाह बोल देंगे। नकचड़ी का लफ्ज़ सुन के दादाजी ने एक लंबी सांस ली, क्योंकि उन्हें किसी भी तरह अपनी बीवी के खिलाफ कोई बात नहीं सुननी थी, और उनकी टीम का आखिरी नंबर परिहान गोंदल, वो तो मोबाइल में ही कहीं खोई हुई थी। बल्कि सच कहें तो अपनी कमीनी नज़रों से मकाइल की तस्वीर को गंदी नज़रों से जी भर के तार रही थी। एक एक करके सबने परी को आवाज़ दी, लेकिन उसका ध्यान न भटका सके। दादाजी अपनी कुर्सी से खड़े होकर परी की जानिब गए कि ऐसा क्या है मोबाइल में जो परी बिना पलक झपके देख रही है। करीब जाकर उन्होंने उसके कान के करीब झुक के आहिस्ता सी आवाज़ में पूछा, अच्छा मुंडा है ना? बेबे कसम, एक आइटम मुंडा तू। बोले तो आग है, ऐसा पेट्रोल छिड़कूंगी ना। परी अपने ही धुन में बोलने लगी थी। इसकी जुबान सुनकर मारूश फौरन गड़बड़ा गई और उसके पास बारिश पर चुटकी काटी।
क्योंकि इतने दिन में वो परेहान को अच्छे से जान गई थी। बड़ी डार्क फैंटेसी रखने वाली लड़की थी जिसका सिर्फ चेहरा ही मासूम था और दिमाग तो अल्लाह अल्लाह। अनूश और मारूश को भी से अपने बड़े भैया पर तरस आ रहा था जिन्हें परी जैसी बीवी मिलने वाली थी, जो पहले तो मारेगी फिर उन पर मरहम भी अपने अंदाज में लगाएगी। मारूश ने उस जोर से चुटकी काटी कि परी अपनी जगह से ही उछल पड़ी की मौत पड़ गई है। मगर अपने सामने दादाजी को देखकर उसके गाल गुलाबी हो गए। अपनी बेखुदी पर जी भर के गुस्सा आया। दादाजी कहने लगे, पुत्र ये आइटम भी तेरा है और हम भी तेरे हैं। शादी के बाद जो मर्जी कर, अभी पहले मीटिंग पर तवज्जो दे। सब लोगों पड़ी और दादा की बात सुनकर कह के लगा उठे। मजीद साहब के बुलाने पर उनके दोनों बेटे अपना बिरोने मुल्क का कारोबारी दौरा मुख्तसर करके लौट आए थे। अभी रात का वक्त था और कल का सूरज निकलना बाकी था और सब इसी इंतजार में थे। वहीं कराची में रात के वक्त जब परवीन खोखर को अपने ख़ानदान वालों के बारे में पता चला कि सब पंजाब गए हुए हैं, वो गुस्से से आग बबूला हो गई। एक तो पहले ही उनके कपड़े और तमाम सोने के जेवर गुम हो गए थे और फिर उनके पोते में कायल के पास पैसे भी ख़त्म हो चुके थे। उन्हें सबसे ज़्यादा अपने शोहर पर गुस्सा था कि वो बगैर बताए उन्हें कैसे चले गए, और वादा खिलाफ़ी तो वो कभी माफ़ नहीं करती थी। उनका गुस्से से बुरा हाल था और सोने पे सुहागा सब लोग उनकी बहन सुलेखा के घर के आम पसीर थे। इब्राहिम ने कॉल करके बताया था कि दादा ने अपने पोते का रिश्ता पक्का कर दिया है और उनकी बहन जुलेखा की पोती के साथ, और वो जल्द से जल्द निकाह करने वाले थे। मगर किस पोते का रिश्ता किया है, वो बात इब्राहिम गुल कर चुका था प्लानिंग के मुताबिक। परवीन का तो बस नहीं चल रहा था कि वो पलक झपकते ही पंजाब पहुंच जाए। मिकाइल भी अपनी दादी को टेंस देकर गुस्से में था। उसने अपने बाबा के असिस्टेंट से लाहौर के बाय एयर टिकट कंफर्म किया और जहाज़ में सवार हो गया। इब्राहिम और अस्पीर को उन लोगों की आमद का पता चल गया था और वह तमाम लड़कों के साथ मिलकर रात में ही बाहर शहर में निकाह का स्टेज बनवाने लगे। सुबह के वक्त 11 बजे एक गाड़ी जुलेखा गोंदल की हवेली की जानिब रवाना थी। रात देर तक जागने से सब लड़कियां भी सो रही थी, घर की खवातीन नाश्ता बना रही थी और लड़के सुबह ही सुबह उठ के सारे इंतजाम देख रहे थे। टायरों की चिड़चिड़ाहट के साथ गाड़ी हवेली के अंदर आ रुकी। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और गुस्से में लाल चेहरा लिए परवीन को अंदर मंजर आम बढ़ाई। दूसरी तरफ से उनका वजी पोता मिकाइल खोखर नमोदार हुआ। घर की मुलाजमा सांस रोके इस लंबे कद वाले यूनानी हुस्न के देवता को आंखें फाड़े देख रही थी। सुलेखा गोंदल को पहली नज़र में ही मिकाइल अपनी पोती के लिए पसंद आ गया था, मगर इसको सामने खड़ा देखकर उनका दिल किया कि वो जाकर इस खूबसूरत नौजवान की नज़र उतार दें। मगर जैसे ही उसकी नज़र अपनी बहन परवीन पर पड़ी, उनकी भवें तन गई, माथे पे बल नमूदार हो गए। ये तय था कि उनकी बहन अपनी ज़ुबान का जहर उगले बगैर चैन से नहीं बैठेगी, और ना तो वो इतनी आसानी से खामोश होगी। मगर आज तो आड़ियाँ पार वाली सिचुएशन थी, क्योंकि वक्त और हालात परवीन के मुखालिफ थे। परवीन का तलफ़ुज़ तेज़ हुआ था। वो भारी कदमों से तनफन करती जुलेखा के सामने खड़ी हो गई। छोटा सा ज़मीर जो भी सहन में खड़ा तस्वीरें ले रहा था, अपनी दादी को गुस्से में आग बगोला देकर फ़ौरन कमरे की जाने भागा, जहाँ इसकी होने वाली भाभी और बहनें घोड़े गधे बेचकर सो रही थीं। उठ जाओ बहनों भाभीओ, दंगल शुरू होने वाला है, जल्दी उठो तमाम लड़कियाँ। अजमेर की आवाज़ पे भड़बड़ा कर उठ बैठी। सबके बाल बिखरे हुए थे और यह अजीब था, अपने सोते हुए चेहरों को छुपाने के लिए सब लड़कियों ने दुपट्टे डाकुओं की तरह चेहरे पे लपेटा और खिड़की पे आके खड़ी हो गई। परी तो ख्वाब में भी मिकाइल से रोमांस झाड़ कर बैठी थी। अब जागती आंखों से अपने सामने से सुर्ख और सफ़ेद दूल्हा को देखकर उसने अपने खुश्क होंठों को तर किया और रूश के कान में बोलने लगी, कसम से तेरे चिकने भाई को देखकर मेरी नीयत फिसल रही है। मेरा दिल कर रहा है अभी निकाह हो जाए, मैं काट के खा जाऊँ उसे। अस्तगफिरुल्लाह, भाभी कैसी गंदी बातें कर रही हैं, आरुष सुर्ख गालों से बोली। परी आंखें घुमाकर गोया हुई। ओहो, बड़ी तुम सीधी सादी नेक हो ना। देखा है मैंने तुम्हारे फेसबुक और इंस्टा फीड पर कैसे नंगे पंगे हीरो की रील्स देखती हो चुपके चुपके। आरुष और मारूश तो सरपटा गईं, क्योंकि ये सच ही था कि वो माइकल मरोन पर हर दूसरी लड़की की तरह फिदा थी। आरुष भी बाकी से में कम ना थी। अरे मेरी प्यारी भाभी, आप अपने शोहर को काट के खाएं या मज़े से डार्क चॉकलेट लगाकर। सानू की अब तो शो एंजॉय करें ना। उन सब ने अपनी तवज्जो फिर से बाहर की जानिब की। सुलेखा गोंदन चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए अपनी बहन को खुशामदीद किया और शेर सुनाया। वो आए हमारे घर में, खुदा की कुदरत, कभी हमने उनको देखते हैं कभी अपने उस घर को। आपा ज़्यादा हुआ मैं ना आर। मैं यहाँ इसलिए नहीं आई कि तेरे घर का रौनक बख्शूं, बल्कि इसलिए आई हूँ कि अपने ख़ानदान को यहाँ से लेके जाऊँ। परवीन चेहरे पर मगरूर मुस्कुराहट सजाए गोया हुई। जुलेखा भी दिल जलाने वाली मुस्कुराहट सजा के बोली,
वैसे परवीन हैरत है मुझे तेरी खुशफहमी पर। देख जरा खुद को, बुढ़ी हो गई है मगर फिर भी अकड़ नहीं जा रही, कब्र में पाँव लटक रहे हैं। कुछ तो खुदा का खौफ कर, खुद को अभी भी रौनक कह रही है। अभी तो तेरी उम्र कब्र की रौनक बख्शने वाली है। सुलेखा की बात सुनकर जहाँ सबके चेहरों पर दबी दबी मुस्कुराहट थी, वहीं परवीन का रंग भग से उड़ गया, क्योंकि ऐसे जवाब तो उनकी बड़ी बहन ने कभी नहीं दिया था। उन्होंने कितनी बार उनके रंग रूप का मजाक उड़ाया था, मगर वो तो खामोश रह जाती। मगर आज उनके मुंह से अपनी तस्लील सुनकर उनका चेहरा सुर्ख हो गया। वहीं मिकाइल हैरत से कभी अपनी दादी को देखता तो कभी उनकी बहन को। कितने बुढ़ापे में ये दोनों बहनें किस तरीके से बच्चों की तरह लड़ रही हैं और मजाक उड़ा रही हैं। चेहरे पर सख्त आसरा जाकर परवीन ने दोबारा वार किया। मैं कब्र में जाकर वहाँ रौनक बख्शूं या वीरान करूं, मगर तेरा घर तो आज वीरान करके ही जाऊंगी। तूने सोच कैसे लिया कि मेरे रहते तो अपनी पोती की शादी मेरे घर कर सकती है? ख्वाब है ये तेरा। जैसे पहले एक बार तेरे ख्वाब तोड़े थे, आज भी वैसे ही तोड़ के जाऊंगी। आखिरी बात उन्होंने अपनी बहन के कान में कही थी। उन्होंने बड़ी मुतमईन मुस्कुराहट उन्हें दी और कहा, कोई बात नहीं, तुझे बीमारी है शुरू से करोड़ गरूर की। तेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं। अलबत्ता मेरी पोती तो आज तेरे पोते के साथ ही ब्याह कर जाएगी और देख लेना तू कुछ भी नहीं कर सकती। उनकी बात सुनकर परवीन ने एक नज़र दूर खड़े अपने शौहर और बहुओं पर डाली और तनफ्फुर से गोया हुई, तुम लोग 2 मिनट के अंदर अपना सामान पैक करो, जाके गाड़ी में बैठो फ़ौरन। ये कहते हुए इनका सांस पूरी तरह फूलने लगा। मैं कल आगले बढ़कर अपनी दादी को अपने बाजुओं में समेट लिया। अपने सामने खड़ी अपनी दादी की बहन से मुखातिब हुआ, आप आराम से मेरी दादी से पेश आई है और किस तरह मेरी दादी से बात कर रही हैं। आप खुद को समझ कह रही हैं? इतनी आसानी से आप मेरे भाई से अपनी पोती का निकाह करवा लेंगी? ये भूल है आपकी। मैं भी देखता हूँ मेरी दादी के मना करने के बाद कैसे आप मेरे भाई का निकाह करवाती हैं। और आप सब भी सुन लें, मैं अपनी दादी के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं सुन सकता। सब लोग फ़ौरन ही पैसे से पहले गाड़ी में बैठे, नहीं तो। मिकाइल ने अपनी माँ को देखते गुस्से से बोला। खिड़की पर खड़ी परेहान उसकी परकशिश आवाज़ सुनकर लट्टू हो गई। आरुष, कसम से क्या मर्दाना आवाज़ है तेरे भाई की। उसके बाद पूरी होने से पहले ही मारूश ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। खुदा का वास्ता है, क्यों सुबह ही सुबह मासूमों का जहन भटका रही हो। हौसला रखो भाभी, सब्र करो। प्लान के मुताबिक सबसे पहले सप्तैन और मौसम इस बहस में दाखिल हुए। उनका पहले भेजा ही इसलिए गया था कि वो मिकाइल का गुस्सा उभार सकें, क्योंकि वो चेहरे से ही झूठी उम्र के दिखाई देते थे और मैट्रिक में थे। अच्छा नहीं तो क्या क्या कर लेंगे आप? हाँ, यहाँ पूरा शादी का स्टेज सज चुका है। आज शाम हमारी बहन की शादी है और आप एंड टाइम पे कह रहे हैं कि आप अपने घर वालों के लेके जाना चाहते हैं। भूल है आपकी भाई, शादी का कोई रोक के तो दिखाए। हमने भी चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई। सप्तैन और मौसम की धमकी सुनकर मिकाइल का दिलकश कहका गूंजा और वहाँ पड़ी इस खूबरू मर्द के कहके पर ही अपना दिल थाम गई। सप्तैन और मौसम छोटी उम्र के बच्चे थे जिनके अभी मुझे भी सही से नहीं उगी थी। उनका रंग भी कुछ अपनी दादी की तरह सांवला सा था, क्योंकि अब ख्याल कर बैठी कि उनकी बहन की तरह उनके तमाम पोता पोती सांवले और दबी रंगत के होंगे। उन्हें देखकर परवीन बेगम की आंखें तनफ्फुर से चढ़ गईं और वो पूरे जोर से चिल्लाकर बोली और आखिर में खांसी का शदीद दौरा पड़ गया। अच्छा, तो तुम बोने जैसी लड़की मुझे रोकोगे? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मिकाइल को धमकाने की? तुम्हारी तो दादी मेरे आगे पर नहीं मार सकती, तो तुम किस खेत की मूली हो? मिकाइल ने जल्दी से गाड़ी के पास से पानी की बोतल निकालकर अपनी दादी को पानी पिलाया और खुद भी चंद घूंट पानी के अपने हल्क में उतारे। कुछ बूंदें उसके होंठों से टकराकर गर्दन पर फिसलने लगी। परी की नज़रों ने बहुत गहराई से उस मर्द की गर्दन पर फिसलती बूंदों पर नज़र डाली। उसे अपना गला खुश्क होता हुआ महसूस हुआ। मारूश और अनूश तो इस छड़की किस्म की लड़की को देखकर दिल में मुस्कुरा रही थी कि इतने सड़े सिचुएशन में भी अपनी डार्क फैंटेसीज में डूबी हुई है। इन दोनों बहनों ने एक दूसरे को इशारा किया और अपनी भाभी के कान में निम्रा की वजह से सरगोशी की। भाभी, अल्लाह का वास्ता है, कंट्रोल करो। निकाह हो जाए तो फिर नामहरम को आंखें फाड़ फाड़ के देख रही हो। आरुष की सरगोशी सुनकर परिहान ने भी अपनी सोच पर लानत भेजी कि वो क्या खरौफा सोच रही है। उनके खानों में दोबारा से उनकी खूंखार बहनों की आवाज़ें टकराईं। जुलेखा मुस्कुराकर बोलने लगी, अले पहले पर नहीं मार सकती थी, मगर अब सींग मारूंगी तुझे और तो भी देखती रह जाएगी। अपनी दादी की खराब हालत देखकर मेरे ख्याल मिकाइल का गुस्सा भड़क उठा। देखिए, मैं सिर्फ आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, खामोश हो जाएं। मैं अपनी दादी के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बर्दाश्त कर सकता। आप तो बार बार उनकी बेइज्जती किए जा रही हैं। मेरी दादी ने कह दिया, किसी का निकाह नहीं होगा तो नहीं होगा। मैं भी देखता हूँ मेरे रहते कौन सा मेरा भाई निकाह करता है, वो भी आपकी पोती के साथ।
मिकाइल की यह बात सुनकर दादी जी ने अपने खेल का आखिरी पत्ता फेंका था, क्योंकि वह अपनी जोजा और उनके पोते के मिजाज से वाकिफ थे कि कब उनको किस बात पे गुस्सा आता है, और वह उनकी इस कमजोरी का फायदा उठा रहे थे। इनके इशारे पर परिहान के चारों बड़े भाई हाथों में राइफलें और दीगर हथियार लेकर पिछले दरवाजे से निकल आए। भारी कदमों की आवाज़ सुनकर जो ही परवीन और मिकाइल ने अपनी गर्दनें मोड़ी, उनके तो होश ही उड़ गए, क्योंकि अपने सामने सुलेखा के साथ छोटे लड़के थे, मगर अब लंबे तिरंगे चौड़े डेलो डोल वाले पहलवान टाइप के मर्द नमूदार हो गए थे, और वो भी हथियारों के साथ। इमरान जो सबसे चौड़ा और पहलवान जैसे वजूद का मालिक था, उसके हाथ में बड़ी सी राइफल थी। वो आगे बढ़ा और मिकाइल कंधे को पकड़ लिया और कहा, अच्छा तो तू अब रोकेगा मेरी बहन की शादी? इतनी हिम्मत है तुझमें कि मेरी बहन की शादी रोक सके? और क्या बोल रहा था तू कि तुझे अपनी दादी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं, और तू मेरी दादी को समझा रहा है कि वो अपनी ज़बान संभाल के बात करे? रेहान के बाकी 3 भाई बेखलीस गैसों का सब चेहरे पर सजाए आगे बढ़े, जिनमें अब्बास सरी फहरिस्त था। देख दादी के पोते, तू तो सिर्फ ज़ुबानी कलामी बात कर रहा है, मगर हम लोगों को देख के तुझे लगता है कि हम सिर्फ ज़ुबान से बात करेंगे? उसने एक तेज़ धार फसल काटने हंसिया में कायल की गर्दन पे रखा। शादी तो हो गई और निकाह भी होगा, वो भी अभी के अभी। इस वक्त और निकाह में भी तेरे भाई से नहीं, अब तुझसे ही होगा। परिहान ने जब अपने भाई अब्बास को मिकाइल के गले पर तेज धार हंसिया रखता हुआ देखा तो एकदम गड़बड़ा गई और दिल में सरगोशी करने लगी, ना कर वीर, ना कर, इतनी सोनी गर्दन पे निशान पड़ जाएगा वीरे। मगर जैसे ही निकाह की बात सुनी तो फौरन ही गड़बड़ा गई, क्योंकि उसने तो अभी अपना मुंह भी नहीं धोया था। वो तो हड़बड़ी में अलमेर के जागने पर ही उठ बैठी थी। और फिर शाम में निकाह के लिए उसके कितने अरमान थे, मगर ये दादा ही पोता तो अचानक सुबह ही सुबह पहुंच गए थे। पर इन्हें तो अभी अपने हार श्रृंगार भी करना था। मिकाइल के लिए जब वो पहली नज़र देखे तो अपनी दुल्हन पे फिदा हो जाए, मगर यहाँ तो उसके भाई हथेली पे सरसों जमाने वाले थे। परवीन ने जब इन लंबे तिरंगे लड़कों को बेच अपने लाडले पोते को गिरा हुआ देखा तो उनके उसां खता हो गए और बड़बड़ा गई, ए मैं कहती हूँ छोड़े मेरे बच्चों को, क्या कर रहे हो तुम? हटाओ इसके ऊपर से ही हथियार, तुम लोगों में कुछ शर्म है कि नहीं? कैसे तुम मेरे पोते को डरा धमका रहे हो? सुलेखा आगे बढ़ी और अपनी बहन की आंखों में आंखें डाल के बोली, क्यों? तेरी शर्म उस वक्त मर गई थी जब तुम मेरी पोती से रिश्ता तोड़ रही थी। अब तो मैं मामला गैरत का बन चुका है, और जो ये सामने तेरे लड़के खड़े हैं ये मेरे पोते हैं, और इन सब की इकलौती बहन मेरी पोती है। तो परवीन अब तो सोच ले, अगर अपने पोते की सलामती चाहती है तो शराफत से इसका निकाह मेरी पोती के साथ कर, क्योंकि इतनी आसानी से तो मैं अपनी पोती की बेइज्जती नहीं झेलूंगी। और तुझे क्या लग रहा है तेरे घर वाले यहाँ खुशी से रह रहे हैं? इनको भी मेरे बेटों ने धमका के रखा है। अगर अपने इस लाडले पोते अपने शोहर और बाकी तमाम घर वालों की सलामती चाहती है ना, और चाहती है कि वो अपनी टांगों पे चलने के काबिल रहें, तो शराफत के साथ अपने इस निकट्टू पोते का निकाह मेरी बेटी के साथ कर, वरना कसम खा के कहती हूँ जितनी तूने मेरी बेइज्जती की है नमाजी में, एक एक का बदला तेरे घर वालों की गर्दन उड़ा के लूँगी मैं। सुलेखा की आंखों में आग सी जली हुई थी, जिसे देखकर परवीन भी दंग रह गई थी। उन्होंने तो अपनी बहन का सफाक रूप पहली बार देखा था। उनका दिल अंदर से कांप रहा था, क्योंकि वो समझ रही थी कि उनके घर वाले यहाँ खुशी खुशी ठहरे हुए हैं। मगर जुलेखा के कहने पर वो अंदर तक दहल कर रह गई थी कि जुलेखा और उसके पहलवान जैसे पोतों ने तो उनके प्यारे शोहर और बाकी घर वालों को यरगमाल बना के रखा हुआ है। उनकी फैमिली की जान खतरे में है। उनका दिल तेज धड़क रहा था, क्योंकि आज से पहले कभी ऐसी खतरनाक सूरत हाल का सामना नहीं किया था। दादाजी दिल ही दिल में अपनी बीवी का उड़ता हुआ रंग देखकर मुस्कुरा रहे थे। जिंदगी में पहली बार उन्होंने अपनी बीवी को किसी से डरता हुआ देखा था। हमेशा से ही ज़्यादा जी अपनी बीवी से डरते आए थे। ये पहला मौका था कि उनकी बीवी का रंग सफ़ेद पड़ा हुआ था, जिसे उन्होंने किसी शैतान या भूत देख लिया हो, और ये फेल प्रूफ प्लानिंग थी। उनके मुजाहिदीन के स्ट्रेटजी डिपार्टमेंट की दादाजी तो पहले नहीं माने थे, मगर अपने मुजाहिदीन को समझाने पर वो राज़ी हो गए थे, क्योंकि निकाह के बाद उन्हें अपने घर जाके बीवी को भी मुंह दिखाना था। जब भी ड्रामा रचाने में सबने अपनी अदाकारी की ऐसे जौहर दिखाए थे जैसे ऑस्कर अवार्ड इन लोगों के लिए ही बना हो। परिहान के घर वाले जालिम और डेरे का किरदार अदा कर रहे थे, और खोखर पैलेस वाले एक मसलूम लाचार रो गम वालियों का किरदार निभा रहे थे, जैसे इन पर ज़ोर ज़बरदस्ती हो रही है। और इस मंजर को हकीकत पसंद दिखाने के लिए उन्होंने छोटे से अलमीर को भी मेकअप लगाकर जख्मी सा बना के पेश किया।
मैदान वाली साइड से अलमीर दौड़ता हुआ आ रहा था। इसकी सांस पूरी तरह फूल रही थी। वह आके दादी के कदमों से लिपट गया। दादी, हमें बचा लें, ये लोग बहुत बुरे हैं, बहुत मारा है इन लोगों ने। ये देखिए, मेरा हाथ मरोड़ दिया है इन लोगों ने, बहुत जालिम लोग हैं दादी। मेरा मोबाइल भी इन लोगों ने तोड़ दिया है। अब मैं अपना पबजी गेम कैसे खेलूंगा? उसकी दुहाइयाँ सुनकर और चेहरे पर और हाथों पर नील के निशान देखकर परवीन के साथ साथ मिकाइल का भी दिल बैठ गया, क्योंकि वो जानता था कि इसका ये छोटा सा कज़न पबजी गेम के पीछे कितना दीवाना है। और इसके पैर जगह जगह नील देखकर उसके अपनी बेबसी पर गुस्सा आ रहा था कि वो किन लोगों के बीच में फंस गए हैं। सिराज कुंदल, जो परिहान के वालिद थे, उन्होंने प्लान पर अमल करते हुए मौलवी का इंतजाम पहले से ही किया हुआ था। एक आवाज़ देने पर उनका मुलाजिम फौरन मौलवी को लेकर हाजिर हो गया था। चलो जी बहन जी, आ जाओ। आपने पोते के निगाह में शिरकत करो और दुआएं दो उसे। और तुम सभी निकाह के छुआड़े खाकर अपनी बोटी के लिए दुआ करो कि तुम लोगों का भी ब्याह हो जाए। ओए निजमा, जा धीरा नीनू बुला के ला। सराज साहब ने अपनी बीवी को आवाज़ देकर परिहान को लाने का कहा। दूर से मारिया बेगम, रुखसाना बेगम की आवाज़ पर परवीन और मिकाइल के कानों में गूंज रही थी, जो हाथ जोड़ जोड़ कर जुलेखा के आगे भीख मांग रही थी कि वो इन लोगों को माफ़ कर दे। इस तरीके से जुल्म इनके बेटे पे ना करे। मिकाइल की नज़रें अपनी माँ पर टिकी हुई थी। उनके गिरते हुए आंसू उसे अपने दिल पे गिरते हुए महसूस कर रहे थे। जो भी था, वह जितना बुरा बेटा भी था, मगर थी तो वो उसकी माँ। अपनी माँ को फूट फूट कर रोता देखकर उसका दिल अंदर से दहल रहा था। अपनी माँ को इस तरीके से दरख्वास्त करते देखकर उसके हाथ कँपा रहे थे। उसकी चाची भी भरपूर तरीके से रोने की एक्टिंग कर रही थी, जैसे फिल्मों का शानदार सा दुखी सीन चल रहा हो। और दादाजी में तो एक्टिंग की हद ही कर दी थी। वो छुरी पकड़कर अपना सर टिका के उस पे आंसू ऐसे बहा रहे थे जैसे उनकी बेटी अगवा हो गई हो और वो जालिम अगवाकारों के आगे उसकी इज्जत की भीख मांग रहे हों। उसे अभी तक अपने दोनों भाई और तीनों बहनें नज़र नहीं आई थीं। पता नहीं है उसके दोनों भाइयों को 7 साल बेहिस लोगों ने क्या किया था। और इसकी बहनें, वो तो सोच के ही दहल उठा था उन लंबे हट्टे कट्टे मर्दों को देख कर कहीं कुछ गलत कदम न उठा लें। इब्राहिम और अजमेर तो दूर बैठे सबको डायरेक्शन दे रहे थे। सबके कानों में एक एक ईयरबड लगा हुआ था, जो औरतों ने दुपट्टे से ढांक रखा था और लड़कों ने अपनी पगड़ियों से। परिहान तो अंदर कमरे में सर झाड़ मुंह फाड़ बैठी हुई गुस्से से दिल मिला रही थी कि किस तरीके से उसका निकाह इतने गंदे हुलियों में कर रहे हैं। कमरे की तरफ बढ़ते हुए उसको अपनी बेबे दिखाई दी। उसकी चाबियां भी उसकी दादी के कहने पर सुर्ख दुपट्टा लेकर हाजिर हुई। माँ के पहुंचते ही वो तो उन पर चढ़ दौड़ी। बेबे, कसम खा के कहती हूँ, मैं तेरे हड्डे कट्टे बेटों को उठा के पटक दूंगी। ऐसे कोई निकाह करता है? और यह बात तो देख, निकाह के बाद उसकी हड्डी बस एक ना की तो मेरा नाम भी चैंपियन परिहान नहीं। क्या ज़रूरत थी उसने कम्मे को अभी के अभी निकाह का शोशा छोड़ने की? शाम में निकाह हो तो रहा था ना। देख बेबे, मैंने मुंह भी नहीं धोया तो मैंने दांत भी ब्रश नहीं करे। बासी मुंह से कबूल है कहूँगी तो फरिश्ता तो आ थू कहेंगे मेरे पे। और सुन पड़ी, ज़्यादा मेरा मत्था ना घुमा। आई समझ, जैसा हो रहा है वैसे होने दे, वरना जाके बोल दे अपने प्यो और दादी नू। और तू शुक्र कर तेरा इस गंदे मुंह में निकाह हो रहा है, वरना जैसे तेरी हरकतें और पहलवानी है ना, तुझे तो कोई सजा सवर के भी पिंड वाले कबूल ना करे। तगड़ी इज्जत अफजाई पर उसके तीनों नंदे मुंह फाड़ के हंसने लगी, मगर परी की एक गुस्साली नज़र देखकर सबने अपनी हंसी हलक में दबा ली। और बात सुनो कुड़ियों, ज़्यादा मेरा दिमाग घुमा ना तो एक एक रख के तुम लोगों के लिए दुपट्टा लगाऊंगी। और ये ना हो कि मेरे पंजों की इब्तदा तुम लोगों से ही हो। और चल पड़ी जल्दी से दुपट्टा ओढ़ कर निकल बाहर यहाँ से। मौलवी तेरा इंतज़ार कर रहा है। ये ना हो कि वो इंतज़ार करके तेरी पोल पट्टियाँ खोलने बैठ जाए। उसकी माँ नजमा ने फ़ौरन उसको उतारा। परी झंझला के बोली, अरे बेबे, 1 मिनट, दांत ब्रश तो करने दे। अपने दूल्हे के बराबर में बैठ के जब कबूल है बोलूँगी तो कितना बुरा लगेगा, रुक ज़रा। दौड़ते हुए वाशरूम की जानिब गई, पानी का नल खोल के कुल्ली करने लगी, ब्रश पर पेस्ट लगाया और शीशे में देख कर बड़बड़ाने लगी। हद हो गई है परिहान, द ग्रेट कराटे चैंपियन का निकाह हो रहा है, वो भी इस मनहूस हुलिये में। लगता है किसी मजलूम लड़के की बद्दुआ लग गई है, शायद जिसे कभी गलती से पीट दिया हो। जब भी तो ऐसे आनन फानन मेरा निकाह हो रहा है। लड़कियां सच सवज के खुशबूदार सांसों के बीच में कबूल है कहती हैं, और यहाँ तो जालिम समाज मुंह ही नहीं धोने दे रहा। ओए मर्जानी, बाहर निकल। अपनी बेबे की आग बरसाती आवाज़ पर परिहान दौड़ती वाशरूम से बाहर आई और सर पे दुपट्टा लपेट के बाहर भागने लगी। पीछे से फौरन ही उसकी चाची ने पकड़ा। ओए सब्र कर कुड़िए, तेरा निकाह हो रहा है तो कुड़ियों की तरह चल, किसी मुकाबले में हिस्सा नहीं ले रही जो अकेले ही दौड़ रही है। कल रात उसकी सास ने अपने ख्वाहिश पर इसकी माइयों की रस्म अदा की थी, जिसकी वजह से परिहान के हाथों पर उपटन के
पीलाहट की वजह से उसकी गोरी रंगत जर्द दिख रही थी और उसके सर से चमेली के तेल की तेज खुशबू आ रही थी और फिर पीला लिबास जगह जगह से मैला हो गया था। कुछ यही हाल बाकी लड़कियों का भी था। वो सब थीम के मुताबिक काले लिबास में ही रात से मलबूस थी, इसलिए उनके चेहरे और हाथों पर अबशार आंख की कालक के दाग थे, क्योंकि कल रात उन लोगों ने बहुत हल्ला गुल्ला किया था। वो तीनों जब बाहर निकले तो मैं कायल की नज़र अपनी बहनों पर कहीं उसका दिल बैठने लगा। वो सब ऐसी नज़र आ रही थी जैसे इन पर कितना जुल्म सितम हुआ है और लोगों ने इन्हें ज़ोदो-कोब किया हो। रात भर जागने की वजह से उन तीनों बहनों की आंखें सुर्ख हुई थीं और मैं कायल को लग रहा था जैसे उसकी बहनें रात भर रोती नहीं हो, मगर मामला इसके बरक्स था। वो तो खुशी खुशी अपने भाई को निकाह में पड़ी को दान कर रही थी और उनके बरक्स उनका भाई इस अनजानी लड़की के लिए अपने दिल में गुस्सा और नफरत परवान चढ़ा रहा था। वह इस लड़की से भरपूर बदला लेने की ठान बैठा था। अपनी सास और चाची सास के बीच वह दुबली पतली सी लड़की गोटे से सजे लाल दुपट्टे से खुद को पूरी तरह ढंग के मैले कुचैले कपड़ों में चली आ रही थी। मिकाइल की नज़र जब उसके हाथों पर गई तो उसे मतली सी आने लगी, क्योंकि उसके हाथ अजीब से काले काले हो रहे थे। उसके नाखून भी गंदे थे। उसे एक वहशत सी होने लगी उस लड़की से कि पता नहीं कितनी बदसूरत लड़की है जिससे इसका निकाह हो रहा है, और वो भी ज़ोर ज़बरदस्ती और सितम ज़रीफ़ी दिए थी कि वह इनकार भी नहीं कर सकता था, वरना उसके तमाम घर वाले उसकी आंखों के सामने कट के मर जाते। वो सोच रहा था कि एक बार निकाह हो जाए फिर अपने ख़ानदान की बेबसी और अन्याय डराने का बदला वो अपने अंदाज में लेगा। वो उस लड़की को इतना बेबस कर देगा कि वो मकाल के गुस्से से पनाह मांगेगी और उसके हट्टे कट्टे पहलवान जैसे भाइयों को वो अपनी उंगलियों पर तंगनी का नाचने जाएगा। उसके दादा माँ के आंसू का एक एक बदला और इनके अगवा करने जैसी नीच हरकत पर इन्हें इनकी बहन को ऐसी सज़ा देगा कि इस लड़की की रूह तक काम जाएगी। वो इस लड़की को कभी इसके घर वालों की शक्ल तक देखने नहीं देगा। मिकाइल के चेहरे पर गैसो गजब छाया हुआ था। वो उसकी घोड़ी सुर्ख रंगत सुर्ख हो रही थी। उसका तनफ्फुस फूला हुआ था। दुपट्टे के पार से पड़ी अपने दूल्हे को देख कर ही फिदा हो रही थी। एक बार फिर सो इसके दिमाग में इंटरनेट में पड़े बोल्ड नॉवल गर्दिश कर रहे थे। वो अपनी डार्क फैंटेसीज को सोच सोच कर ही नेहाल हो रही थी। एक एक करके उसके दिमाग में तमाम गैंगस्टर और उनकी महबूबा वाली रील्स में खुद को और मिकाइल को सोच कर गुदगुदी हो रही थी, तो कभी रोमांटिक मूवीज़ का सीन जहन में घूम रहे थे। मिकाइल को क्या पता था कि वो किस आफत से निकाह कर रहा है, पर रिहान गोंदर मार पिटाई के साथ अपने शोहर से डार्क रोमांस भी भरपूर तरीके से करने वाली थी, और अपनी बीवी का लेडी गैंगस्टर जैसा रोमांस देखकर बेचारा मसलूम सा मिकाइल शर्म से पानी पानी हो जाएगा और उसकी सारी बदजुबानी और बदतमीज़ी पर रिहान अपने अंदाज से बदलने वाली थी।